प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को कक्षा 12 के इतिहास के बारे में बताएंगे। ठीक है, हम इतिहास की जानकारी आपको देंगे कि इतिहास वास्तव में होता क्या है और इसकी परिभाषा के बारे में भी बताएंगे। इतिहास की अंग्रेजी हिस्ट्री होती है, तो उसमें जो स्टोरी है, स्टोरी बेस होता है बच्चों, कहानी, उसी में जैसे जोड़ दिया गया तो हिस्ट्री। तो इतिहास के बारे में आइए हम आपको बताते हैं कि इतिहास है क्या। तो इतिहास किसी भी मनुष्य, किसी भी देश के बारे में जो बीती हुई घटनाएं होती हैं, बीत चुकी, उससे कहीं यदि लिख दिया जाए क्रम वाइज, तो आने वाले समय के लिए वो इतिहास बन जाता है। उस व्यक्ति का, उस देश का इतिहास हो जाता है। हर व्यक्ति का, हर देश का अपना इतिहास होता है, लेकिन हम उसे जानते नहीं हैं। तब तक नहीं जानते जब तक कि वो कहीं लिखा नहीं रहता। हर जगह का इतिहास है, लेकिन आपको पता नहीं है। पता तब होता है जब हम कहीं लिख देते हैं, और तब उसको इतिहास की श्रेणी में रखते हैं। इतिहासकारों ने किसी भी देश, किसी भी राजा, किसी भी मनुष्य के जीवन गाथा को जो बीत चुकी है, कहीं क्रमबद्ध तरीके से अंकित कर दिया, लिख दिया। तो आज आने वाले समय में हम उसको इतिहास का नाम देते हैं। आइए हम देखते हैं वास्तव में इतिहास क्या है। यही हम आपको बता रहे हैं कि इतिहास हमारे भी जीवन का कोई इतिहास है जो बीते हुए समय में, लेकिन हमने कहीं लिखा है, तो उसको हम इतिहास का नाम नहीं देते हैं। किसी को पता नहीं चलेगा कि क्या इतिहास है, किसका है। यदि जब हम उसको लिख देते हैं तभी हम उसको इतिहास की श्रेणी में रख सकते हैं। तो ऐसे इतिहासकारों ने हमारे देश के, हमारे विश्व के प्राचीन गाथा को, या जो बीती हुई घटनाएं हैं, उनको क्रमवाइज तरीके से लिखा है जो इस देश में घटित हुआ। तो हम उसको इतिहास की श्रेणी में रख देते हैं। इतिहास की परिभाषा भी आपको बतानी है। तो इतिहास की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। अभी आप लोगों ने छोटे क्लासों में ये सीखा है, बहुत छोटी सी परिभाषा को, कि इतिहास एक सरिता है जिसका जल बहता रहता है, जो मानव के उत्थान पतन का चित्रण करता है। ऐसा आपने सीखा और पढ़ा। जब आप आगे की कक्षाओं में जाते हैं तो इतिहास की तमाम बहुत सारी परिभाषाएं हो जाती हैं। पिछली कक्षाओं में, कक्षा 11 में हमने आपको एक परिभाषा भी बताई जो आपने लिखा और आपको शायद याद भी हो। तो इसके अलावा और भी परिभाषाएं हैं, जैसे इतिहास, किसी देश का इतिहास उस देश के मानव समाज के विराट जीवन का क्रमवाइज, क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत करता है। आप समझ गए होंगे, किसी देश का इतिहास उस देश के मानव समाज के विराट जीवन का क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत करता है। इतिहास की एक परिभाषा हमने आपको बताया। इतिहास है क्या, इसके बारे में आप जान गए। अब इतिहास के बारे में एक लाइन और सुनिए कि इतिहास वर्तमान की प्रगति और भूतकाल का निष्कर्ष और भविष्य की आशा है। इतिहास वर्तमान की प्रगति, वर्तमान में हमको प्रगति करना सिखाता है, और भविष्य की आशा है, और भूतकाल का निष्कर्ष है। भूतकाल में जो बीता उसका परिणाम है जिसको हम देखते हैं, और उससे बहुत सारी सीखें मिलती हैं। तो इसकी परिभाषा के बारे में, इतिहास एक गौरवपूर्ण विषय है। बहुत सारे लोगों ने
इतिहास को बहुत सारी श्रेणियों में रखा है। जैसे कुछ लोगों ने कहावत कहा है कि इतिहास बकवास है, ऐसी कोई बात नहीं है। हर एक विषय का अपना एक महत्व होता है, हर एक विषय से हमें ज्ञान भी मिलता है। तो इसी तरह इतिहास भी है। बिना इतिहास के हम वर्तमान में प्रगति नहीं कर पाते हैं। बिना भूत को अतीत को जाने हम वर्तमान में आगे नहीं बढ़ पाते। वर्तमान में आगे बढ़ने के लिए हमें अतीत में झांकना पड़ता है, उसकी जरूरत हमें पड़ती है। तो यहाँ पे कहते हैं कि इतिहास हमारी संस्कृतियों का धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक हर प्रकार की गतिविधियों का वर्णन करता है। जो संस्कृतियां हमारी हैं तो उनका ये इस तरीके से जो है वर्णन करता है। ये अतीत के कृत्यों का क्रमबद्ध विवेचन ही इतिहास कहलाता है। अतीत के कृत्यों का क्रमबद्ध विवेचन ही इतिहास कहलाता है। अब आपको इतिहास के बारे में जानकारी हो गई होगी कि हमारे जीवन की बीती हुई घटनाएं यदि हम क्रमबद्ध तरीके से कहीं लिख दें तो इतिहास की श्रेणी में आ जाता है। जानकारी के लिए जैसे आपने छोटी परिभाषा देखा, बड़ी परिभाषा, बच्चे यदि एक परिभाषा दो परिभाषा याद कर लेते हैं तो याद रहेगा। यदि हम बहुत सारी परिभाषाओं को बोल दें तो आपको याद नहीं होगा। तो 2 ही 3 परिभाषाओं को आप याद रखें, अच्छी परिभाषा को, जो किसी के पूछे जाने पर या कुछ भी आपको याद रहे। तो अभी आपने सुना कि इतिहास अतीत के कृत्यों का क्रमबद्ध विवेचन होता है। अब हम आते हैं कि इतिहास का जनक कौन है। इतिहास का जनक कौन है? निर्माता कौन है? किसी भी वस्तु का, किसी भी कहानी का पिता होता है जनक, जो उसका जन्मदाता, निर्माणकर्ता होता है। तो इस इतिहास का भी जनक कोई न कोई होगा ही। वो कौन है? उसका नाम है हेरोडोटस। इतिहास के जनक का नाम हेरोडोटस है। और इतिहास को समझने के लिए इतिहासकारों ने इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा। मेरे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि इतिहास क्या है। अतीत के कृत्यों का क्रमबद्ध विवेचन है, क्रमवाइज विवेचन है। किसी भी देश, किसी भी मानव का जीवन की गाथा जो बीत गई है, आने वाले समय में यदि उसको क्रमवाइज लिख दिया जाए तो इतिहास कहलाता है। अब हम आते हैं कि इतिहास को समझने के लिए इतिहासकारों ने क्या किया। तो इतिहास को समझने और जानने के लिए इतिहासकारों ने इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित कर दिया। पहला है प्राचीन भारत का इतिहास। विद्यार्थियों को प्राचीन भारत का इतिहास कठिन लगता है, लेकिन वास्तव में वो कठिन नहीं है। कठिन क्यों है? क्योंकि उसमें तिथियों की कमी है। प्राचीन भारत के इतिहास में तिथियों की बहुत ही कमी है। ऐसा लगता है कि प्राचीन इतिहासकारों ने जो कहानी लिखी, घटनाओं को लिखा, तिथियों की ओर उनकी लेखनी नहीं गई, उनका ध्यान नहीं गया। बच्चों, आपने देखा होगा महाभारत है, रामायण है, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जिसमें रामायण में राम की गाथा है, उनका जीवन चरित्र है। तो आपने ये भी सुना होगा, देखा होगा कि राम ने रावण को मारा, लेकिन कहीं ये सुना नहीं होगा कि राम ने रावण को किस तारीख को, किस सन में मारा। ऐसा कहीं नहीं लिखा। राम ने सीता को परित्याग कर दिया, लेकिन कहीं यह नहीं लिखा किस तारीख को, किस सन में उन्होंने सीता का परित्याग किया। लव कुश का जन्म हुआ, लेकिन किस सन में हुआ
इस तारीख को वह इसका कहीं अदा कर रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, लेकिन जो भी लेखक इन ग्रंथों को जिन्होंने भी लिखा उसमें तिथियों की ओर इनका ध्यान नहीं गया, न तो इनकी लेखनी गई। इन्होंने जो कहानियों का जिक्र कर दिया। इसीलिए प्राचीन भारत का इतिहास हमें थोड़ी जटिल लगता है, लेकिन वास्तव में समझा जाए तो कुछ भी जटिल नहीं है, कोई भी जटिल नहीं है। ये कहावत सुन करके आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है कि इतिहास बकवास है, या जैसे कहानी लोग सुने हैं बहुत सारे कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा रात को रटे तो दिन को सफा, ये सब कहावतें सही नहीं है। इसको यदि आप समझें तो कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ भी सफा नहीं होता है, सब याद रहता है। आपको समझने की जरूरत है। इतिहास को रटा नहीं जाता, समझा जाता है। आप यदि किसी की कहानी को, किसी के जीवन की घटनाओं को समझ लेंगे तो बच्चों को याद रहेगा, वो भूलेगा नहीं। जैसे हमें याद है वैसे आपको भी याद है। तो इसमें न तो डरने की बात है, न ये सोचने की बात है कि हमें याद नहीं होगा, बल्कि वो अच्छी तरह याद होगा। तो इसके बाद हम आते हैं, जैसे प्राचीन भारत का इतिहास आपने सुना इसके बारे में कि ये थोड़ी जटिल लगती है, इसमें तिथियों की कमी। तो इस सिंधु घाटी से लेकर 1526 बाबर के समय तक का इतिहास जो है वह प्राचीन भारत का इतिहास कहलाता है, और वो प्राचीन भारत का इतिहास कहलाता है। और 1526 से आजादी तक का इतिहास मध्यकालीन भारत का इतिहास है। इसमें मुसलमानों का इतिहास है, मुगल बादशाहों का इतिहास है। प्राचीन के बाद जो मध्यकालीन भारत का इतिहास आता है, इसमें क्या होता है कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में ये बाबर से शुरू होता है। 1526 से बाबर एक मुस्लिम बादशाह था, वहीं से ये इतिहास शुरू होता है। उसी ने भारत में मुस्लिम मुगल काल जो उसी को कहते हैं। तो मुगलों का इतिहास यहाँ पर नींव किसने डाला था? बाबर ने डाला था 1526 में पानीपत के युद्ध के बाद। तो मुगल साम्राज्य की नींव यहाँ बाबर ने डाली थी। उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही चलता रहा। बाबर, फिर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहे, औरंगजेब तक चलते रहे। यार बच्चों, औरंगजेब तक चलते रहे। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि औरंगजेब भी मुगल काल का अंतिम बादशाह। अक्सर आप देखेंगे तो कहीं भी आप किसी सर्विस के लिए भी फॉर्म भरे हैं तो उसमें भी आप जाते हैं एंट्रेंस परीक्षा वगैरह देने, तो उसमें भी ये सारे क्वेश्चन होते हैं कि मुगल काल का अंतिम बादशाह कौन है, पर प्रथम बादशाह कौन है। तो प्रथम तो बाबर है, वो तो सबको पता रहता है, लेकिन अंतिम बादशाह में बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। उसमें औरंगजेब तक की गाथा है तो लोग औरंगजेब को ही मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में औरंगजेब मुगल काल का अंतिम बादशाह नहीं है, क्योंकि उसका बेटा बहादुर शाह जफर है, वह शासन संभाला, शासन सत्ता पे आया। भला ही वह उतना योग्य औरंगजेब की तरह नहीं था, बहुत समय तक शासन काल में नहीं रहा, लेकिन उसने शासन सत्ता संभाला और गद्दी पर बैठा। तो अंतिम बादशाह उसी को मानेंगे। उसका नाम बहादुर शाह जफर, और उसको लोग बहादुर शाह द्वितीय भी कहते हैं, क्योंकि एक बहादुर शाह गुजरात का छात्र था जिसका युद्ध हुमायूं से हुआ था, उसको हम बहादुर शाह प्रथम कह सकते हैं। और हुमायूं के बहुत बाद में औरंगजेब सिंह के समय में जो बहादुर शाह जफर का नाम आता है वो औरंगजेब का ही बेटा था, औरंगजेब का पुत्र था। और बहादुर शाह जफर को बहुत लोग बहादुर शाह द्वितीय के नाम से जानते हैं। मुगलों का इतिहास है, मध्यकालीन भारत के इतिहास में इन लोगों का इतिहास आप पाएंगे। उसके बाद है वर्तमान भारत का इतिहास, आज़ादी के बाद जो कुछ भी लिखा जा रहा है कहीं भी, वो सब वर्तमान भारत का इतिहास है। इसके बाद हम आते हैं इतिहास की जरूरत कहाँ और क्यों पड़ती है।
तो इतिहास की ज़रूरत हमें हर क्षेत्र में पड़ती है। हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए इतिहास की ज़रूरत पड़ती है। हमको वर्तमान में आगे बढ़ने के लिए अतीत में झांकना पड़ता है। तो हम जब भी इतिहास की ज़रूरत कहाँ और क्यों पड़ती है, ये है आपका। तो इसमें हम आपको बता दें कि इतिहास की ज़रूरत कहाँ और कब क्यों पड़ती है। जैसे आप जब भी कोई नया काम करने जाते हैं, नया घर खरीदते हैं, नए स्कूल में दाखिला लेते हैं, नए जगह अपनी बेटी की शादी करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, वहाँ के अतीत को जानना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम नए घर में अपनी पुत्री की शादी करने जा रहे हैं तो वहाँ का बिना अतीत जाने, बिना वहाँ के इतिहास को जाने हम ऐसे ही विवाह शादी कर देंगे, उसको भेज देंगे, ऐसी तो कोई बात नहीं। हम जरूर उसके यहाँ का इतिहास जानेंगे, वहाँ के लोग कैसे हैं, हमारे वहाँ रिश्ता बनाने से पहले जो बीते हुए समय हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ क्या कितना कमाते हैं, कहीं रोज लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता, कहीं लोग नशा तो नहीं करते। सारी चीज़ों को हमको जानने की जरूरत होती है और ये वहाँ का इतिहास है। यदि इसी तरह जब हम नए स्कूल में दाखिला लेते हैं तो उस समय भी हमको वहाँ उस स्कूल के इतिहास की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ जब हम दाखिला लेने जाते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि किसी नए स्कूल में गए बिना पूछे ताछे वहाँ एडमिशन करा लिए, ऐसा कोई नहीं करता। जब भी हम जाते हैं जरूर आसपास के लोगों से, वहाँ के और लोगों से पूछते हैं कि भाई यहाँ जो बीते हुए समय है उसमें पढ़ाई कैसी होती थी, यहाँ रिजल्ट कैसा बनता है, यहाँ के टीचर्स कैसे हैं, यहाँ अनुशासन कैसा, हम सब कुछ जानना चाहते हैं। तब उसके बाद ही हम वहाँ पे दाखिला लेंगे। चाहे नया घर मकान खरीदने जाए वहाँ भी यही बात होती है, हमें ही पूछते हैं। और क्योंकि बिना जाने हम वर्तमान में आगे नहीं बढ़ पाते। आगे बढ़ने के लिए हमेशा अतीत की जरूरत, अतीत की जानकारी की जरूरत हमें पड़ती है। इतिहास बस